नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ सत्यपरक भारत में। और आज बात क्या, छठे चरण में बीजेपी 400 पार जा चुकी है। क्या चौथे चरण के बाद हम बीजेपी को 400 प्लस की क्लब में शामिल कर रहे हैं? और अगर 400 क्लब के को छोड़ दिया जाए, ये 400 के आंकड़े को निकाला जाए, तो आज के छठे चरण में सबसे गहरा और सबसे दिलचस्प मुकाबला हरियाणा को लेकर रहा है। और हरियाणा में दो ऐसी सीटें जो सबसे ज्यादा गर्म रही है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है, और जिसका आज वोट पड़ने के बाद बहुत कुछ निर्धारित हुआ है। और लगातार 1.5 महीने से वहां पर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा था, घट रहा था, और तमाम सियासी दांवपेच भी चल रहे थे। मैं सिरसा और रोहतक की बात करूंगा और पूरे हरियाणा की भी बात करूंगा। उसकी सभी सीटों पर जो चुनावी गणित है उसको समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ बाबा रामदास जी जुड़े हैं। बाबा रामदास जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज हरियाणा पर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं, खास तौर से हरियाणा आज निपट गया, 10 की 10 सीट थी जहां तक मुझे लगता है। क्या लगता है आपको, हरियाणा क्या 2019-2014 के अनुसार चलेगा, या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हरियाणा 6 और 4 में जाएगा, यानी कि हरियाणा में कुछ डिवाइड होने वाला है? रामदास। नहीं सर, हरियाणा की रिपोर्ट है। आज सारा दिन मैं हरियाणा की रिपोर्ट लेता रहा हूं। एकदम एक तरफा चुनाव हुआ है और मतलब मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने, अच्छा, बीजेपी की जो प्रगति हुई है ना पिछले 10 सालों में, बीजेपी ने ओबीसी पॉलिटिक्स को साध लिया है और आज एक तरफा पोलराइजेशन ओबीसी और ईबीसी अन्य जातियों का, मतलब 35 जात का हरियाणा में एक तरफा पोलराइजेशन देखने को मिला है। मतलब आंधी नहीं, सुनामी नहीं, पता नहीं क्या बह रहा था। और मैं आपको ये झूठे वो तसल्ली देने वाले नहीं, ये एक्चुअल रिपोर्ट मैं आपको गांव गांव की बता रहा हूं। शहरों की तो बात ही मत कीजिए, शहर तो एक तरफा बीजेपी को वोट दिए, एक तरफा। शहर या कस्बा, अगर 10,000 की भी आबादी का अगर कस्बा है, तो पंजाब में तो, हरियाणा में तो बहुत से गांव हैं जिनकी आबादी 10,000 है। तो कोई भी गांव कस्बा जो बड़ा है, शहर है, एक तरफा बीजेपी है। गांव में जहां जाटों की आबादी है, वहां पे जाट, उनका वोट कांग्रेस को पड़ा है। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो थोड़ा बहुत मिल जाए वो मिल गया है कांग्रेस को। अदरवाइज कांग्रेस का आज हरियाणा में सूपड़ा साफ हुआ है, सूपड़ा साफ। एक सीट की जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी कि भाई कारण क्या रहा? कारण क्या रहा? सुपड़ा साहब की बात कर रहे हैं तो कारण कारण क्या रहा? जो आदि सुनामी की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या रहा? क्या ठोस कारण जो आपको लगते हैं? सर, 35 जातियां एक होके 35-1 का मुकाबला क्या होगा, आप बताइए। जाटों के खिलाफ 35 जातियां गोलबंद हैं, भयानक पोलराइजेशन है। मतलब आप एक सिंगल कास्ट ग्रुप नहीं बता सकते जो कांग्रेस को वोट कर रहा है जाटों के अलावा। रोहतक में लगभग जी 80% जी। जाटों का वोट, 80% मानता हूं मैं, वो दीपेंद्र हुड्डा को पड़ा है। इसके अलावा कोई वोट देने वाला नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा को भी? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा को भी। अच्छा, एक चीज और तो बताऊं। क्या जाट वोट स्प्लिट हुआ? जाट वोट स्प्लिट हुआ? नहीं, जाट वोट रोहतक में बिल्कुल स्प्लिट नहीं हुआ। मैं रोहतक की पहले ही बात, चलिए हम पहले रोहतक को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पिछली बार रोहतक जी जो जी। है, पिछले 2019 में जब चुनाव हुआ तो रोहतक की जनता ये मानती थी कि नहीं, दीपेंद्र हुड्डा तो अजय हैं, उनको तो हराया नहीं जा सकता।
इसलिए लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, सब लोग ये मान के बैठ जाते थे कि चलो दीपेंद्र को तो जीतना ही है, तो लोग उसी हिसाब से वोट करते थे, किसी को भी वोट दे दिया नहीं दिया, मतलब डल जाता था वोट। पिछली बार जब वो 7,200 वोटों से हार गए तो लोगों को एहसास हुआ, अरे यार हम लोग तो खाम खा इसको भीम बनाए बैठे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस बार सर वो जो अपराजय अजय होने की जो इमेज थी ना, वो ब्रेक हो गई ना जब पिछली बार। तो इस बार पब्लिक पहले तो मन बना के बैठे थे कि इस बार बेटा बताएंगे तुम्हें, पहले तो ये फर्क पड़ा। दूसरा सर सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि वहां कोसली एक हल्का है जो कि यादव बहुल है। पिछली बार कोसली से बीजेपी को 75,000 की लीड मिली थी। तो कोसली में दो बड़े गांव हैं, उन्होंने पिछली बार चुनाव का बायकॉट किया था, कोई उनके लोकल कारण थे। तो इस बार राव इंद्रजीत जी उस गांव में गए, उनको समझाए बुझाए मनाए, मान मनव्वल हुई। उस गांव ने बकायदा राव इंद्रजीत को गदा भेंट की, जो कि बड़े सम्मान का सूचक होता है, और वादा किया कि इस बार हम वोट डालेंगे। और वो 20,000 वोट बीजेपी को प्लस हुआ है कोसली में। तो 75 प्लस 20 95 हो गए। हाँ, और 10-20,000 वोट ऐसा था जो कि अजय वाली छवि के कारण उदासीन हो रहता ना, तो वो उदासीन वोट 20-25 बढ़ गया। तो सर इस बार कोसली जो है 1.25 लाख की लीड लेके निकल रही है बीजेपी। अब आ तो जाइए जो ये रोहतक 60 शहर में। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये इसको पूरा कीजिए। तो यानी कि जो कम मार्जिन से बीजेपी 2019 में जीती थी, इस बार आपको लगता है कि वो 20-25 तक जाएगा जीतने का? बता रहा हूं 20-25 नहीं, वो 1.5 लाख से 2 लाख से ऊपर जा रहा है। ये तो फिर रोहतक खतरे की घंटी है खतरे की हुड्डा घंटी साम्राज्य नहीं के है, लिए। हाँ। खतरे की घंटी नहीं है, खतरे का घड़ियाल है। तो रोहतक शहर पिछली बार मात्र 20-22 हजार की लीड थी। मेरे हिसाब से इस बार वो लीड कम से कम 60,000 से ज्यादा की है। क्यों? पिछली बार सैनी वोट गड़बड़ा गया था। इस बार नायब सिंह जी सैनी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से हाँ। ओबीसी हाँ। ओबीसी वोट ज्यादा पोलराइज हुआ है, ज्यादा संगठित हुआ है, ज्यादा उत्साह से है। पिछली बार राजकुमार हुड्डा जी हैं जो कि कुरुक्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, उनकी वजह से 40,000 वोट सैनियों का कट गया था। इस बार वो सारा का सारा सैनी वोट नायब सिंह सैनी जी की वजह से वो पूरा का पूरा बीजेपी में पोलराइज हुआ है ऑल ओवर हरियाणा। तो रोहतक में वो कम से कम 50,000 वोट वो प्लस हो गया। अच्छा, इस बार चूंकि बीजेपी चुनाव लड़ रही है और आम जनता चुनाव लड़ रही है, तो वॉकओवर वाली स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो जो बोगस वोट पड़ जाया करता था, और वो अच्छा खासा पड़ता था रोहतक के गांव में, जहां जब दबंग जाटों की सत्ता सल्तनत होती है, वहां खूब पड़ता था। इस बार तक एक सिंगल वोट नहीं पड़ा है, आज की रिपोर्ट। अच्छा, इसके बाद इस बार जी। दलितों में धानक और वाल्मीकि वोट एक तरफा बीजेपी को पड़ अच्छा। रहा है, धानक और वाल्मीकि। इसके अलावा जितने हैं, पंजाबी है, उसके बाद ब्राह्मण वोट सारा है, उसके बाद ओबीसी सारा है, ईबीसी सारा है, सब बीजेपी को पड़ रहा है। इसके अलावा 2-3 बड़े जाट नेता हैं, उनका प्रयास है, वो लगे हुए हैं, वो अच्छा खासा वोट काट रहे हैं। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा भी एक जगह से प्लस हुए हैं। इन्होंने समझौता कर लिया है अंडर द टेबल अभय चौटाला और इनेलो से। तो अभय चौटाला ने इनेलो का कैंडिडेट खड़ा नहीं किया रोहतक में, जो कि नफे सिंह जी राठी के परिवार से हो सकता था। तो वो 10-20-30,000 वोट, 40,000 के आसपास वोट वो प्लस हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा, और वो जाट वोट हुआ है सिर्फ।
परंतु अच्छा, एक चीज और हुई है, बसपा के कैंडिडेट को इन्होंने पटा लिया, तो उसने पर्चा भरने के बाद जब पर्चा भरने की लास्ट डेट वगैरह निकल गई तो अंतिम दिन पर्चा वापस ले लिया। उससे जो दलित वोट था वो कुछ नाराज भी हुआ और वह प्रतिक्रियावश बीजेपी में जा रहा है। अच्छा, तो इन सारे फैक्टर्स को तो मिला के जब हम देखते हैं हम्म तो मैं ये देख पा रहा हूं कि कम से कम 1.5 से 2.25 लाख वोट से दीपेंद्र इस बार रोहतक में पिछड़ रहे हैं। कम से कम 1.5 पौने पिछड़ 2 रहे लाख हार रहे हैं, सीधे तौर पर वो हार भी हार रहे हैं ना, हार अगर रोहतक हार के तो। हाँ, पिछड़ना ठीक है, मतलब हार रहे हैं। ठीक है। और अगर हम दूसरी सीट की बात करें जो सबसे ज्यादा चर्चित रही है हरियाणा में, उसकी सिरसा, सिरसा में साहब अशोक तंवर जो कि पहले कांग्रेस में ही थे और विभिन्न पार्टियों से होते हुए फिर अंततः बीजेपी में आ गए, उनको टिकट दिया बीजेपी ने। उनके सामने शैलजा जी खड़ी हैं। शैलजा जी के पिताजी सिरसा की राजनीति करते थे, पर शैलजा जी इधर जो है उन्होंने अपना जो ग्राउंड है अपना जो तैयार किया था वो अंबाले में तैयार किया था। अंबाले में हुड्डा साहब ने वरुण मुलाना जी को टिकट दे दिया। वो भी सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है, उनके पिताजी भी जो है सांसद विधायक हुआ करते थे। तो तब फिर शैलजा जी को न चाहते हुए भी जो है अंबाला छोड़ के सिरसा से आना पड़ा। तो सिरसा में शैलजा जी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इस मामले में कोई शक वाली बात नहीं है। परंतु आप ये जान लीजिए कि एक तो सिरसा शहर से बहुत अच्छा समर्थन मिला है बीजेपी को। अच्छा, इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात यह देखने में आई है कि वोट ना तो लोकल कैंडिडेट को पड़ रहा है ना फूल पे पड़ रहा है, वोट मोदी को पड़ रहा है। मोदी फैक्टर आज भी इस पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभरे हैं। मतलब लोग ये समझते थे कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, मोदी एज ए ब्रांड कमजोर हुए हैं, बहुत सारी बातें थी। नहीं सर, मोदी एज ए ब्रांड आज भी भारत की जनता किसी कैंडिडेट को नहीं जानती। वोट मोदी को पड़ रहा है, मोदी 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 मोदी। तो सिरसा शहर से बहुत अच्छी लीड अशोक तंवर लेके निकलेंगे। बाकी वही बात है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां कांग्रेस शैलजा जी लीड लेके निकलेंगी, बाकी 5 जगह जो है वो अशोक तंवर लीड निकलेंगे। वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो जो बाबा राम रहीम जी हैं उनके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं सिरसा में। मैं मैं उसी पर आने वाला था। क्या वो भी एक बहुत बड़ा डिफेक्टो इफेक्ट है क्या सिरसा में, क्योंकि उनको बार बार पेरोल मिल रहा था, बार बार निकल रहे थे और उनसे कांग्रेस और बीजेपी कोई भी दुश्मनी नहीं बोल लेती है, कोई भी खुलकर उनके विरोध में नहीं बोलता है, कोई भी उनके खुलकर इस वक्त समर्थन में भी नहीं बोल रहा है। तो क्या एक डिफेक्टो फैक्टर है राम रहीम का? और राम रहीम किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी के साथ है इस बार या कांग्रेस के साथ है? और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि सिरसा से जब आप टिकट काटते हैं किसी का, तो क्या उसका, क्योंकि अभी आपने टिकट काटा है ना, तभी तो आपने जो टीएमसी से निकल कर आपके पास आए उनको टिकट दी। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सिरसा वाले बाबा जी हैं वो जब से जेल में हैं तब से हर 3 महीने पे पैरोल से बाहर आते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि पैरोल तो भैया रूलिंग पार्टी के कृपा पर्यंत ही मिलती है। तो जब वो उन पर ये आरोप नहीं थे और जब वो बाहर थे जेल से, तो ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब जाके उनके चरणों में शीश नवाया करते थे और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया करते थे। और सभी पार्टियों के बड़े नेता, इवन केंद्रीय नेता भी आके उनके चरणों में, उनके पैरों में बैठते थे। क्योंकि भैया उनके पास फॉलोअर्स की एक ऐसी भीड़ है जो
उनके कहने पर आंख बंद करके, जहां पिताजी ने कह दिया, उनको पिताजी बोलते हैं सब लोग, तो जहां पिताजी ने कह दिया वहां वोट डाल देते हैं सब। और सर मैं एक बात कहता हूं कि पिताजी की जो फिल्म देख सकता है, वो पिताजी की एक फिल्म है मैसेंजर ऑफ गॉड, आपने देखी है? हाँ, वो वापसी है। सॉरी, सॉरी, माफ कीजिएगा, पर वो वही है जो मैंने कहा। तो समझ नहीं आता है, अंदर लव चार्जर है। हाँ, ठीक है। ओहो क्या बात है सर, आई एम द लव चार्जर मेरा फेवरेट गाना है। तो सर जो मैसेंजर ऑफ गॉड अच्छा, अगर आप किसी आदमी को कुर्सी से बांध दीजिए और उसको बोलिए कि तुमको ये 3 घंटा की फिल्म देखना है, या तो ये फिल्म देखो या कांग्रेस को वोट दे दो, तो कैपिटल पनिशमेंट है वो, मुझे लगता है। वो कैपिटल एक पनिशमेंट तरीके में भी बड़ी कैपिटल punishment है। पनिशमेंट। पर जो चेले वो हाँ, फिल्म देख डालते हैं, तो वो सब कहने पर हाँ, वोट नहीं दे देंगे। तो अच्छा, तो सर इस बार उन्होंने ओपनली सपोर्ट नहीं किया है, जैसे पहले तो ओपनली हाँ। सपोर्ट किया करते थे। तो अ, इस बार उन्होंने अपने नाम चर्चा घरों के थ्रू अपने चेलों को मैसेज भेजा है कि आए वोट उधर पड़ेगा, फुल पे पड़ेगा। अच्छा, उनके एक ठो वो है शायद हरमिंदर सिंह ऐसे कुछ नाम है, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं दिल्ली में। उनके एक रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार मतलब शायद उनके ऐसे बेटे के, मतलब कुछ वेरी क्लोज रिलेटिव। ठीक है। वो भटिंडा के ठीक रहने है, वो वाले हैं, मंदिर भटिंडा अच्छा, के अच्छा, एमएलए अच्छा। एमएलए भी रहे शायद भटिंडा से। वो बीजेपी ज्वाइन करके ठीक है, आए हैं। ठीक है। तो सर बाबा राम रहीम अच्छा, का फैक्टर हरियाणा की कई सीटों पे और अच्छा। पंजाब की कई सीटों पर असर डालता है। उसी तरह एक बाबा रामपाल जी हैं, वो भी जेल में हैं। रामपाल वाले केस में तो मैं भी पिटाया था, पुलिस ने हम लोगों को ही मारा था। तो हम लोग कवर करने गए थे। मैं आपको बताऊं, हम लोग कवर करने गए थे। पुलिस ने लाठी चार्ज किया पत्रकारों पे, और पत्रकार खेत खेत भागते रहे। मेरा कैमरा में भी पिटाया और एक बेत मुझ पे भी लगी। बहरहाल वो सबसे बुरे दिन थे। और ये राम रहीम वाले केस में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो पुलिस ढूंढती है पत्रकारों को पीटने के लिए, मुझे लगता आप लोग को तो इसलिए पीटा गया क्योंकि तुमको और कुछ कोई नहीं मिला, तुम यही कवर करने आए हो। तुम भी बाबा जी को कवर कर रहे हो। तो सर इस प्रकार के जितने बाबा लोग हैं हरियाणा और पंजाब में, सर एक बात है, देखिए अम्ब्रेला बनाने में बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है सर। जितना बाबा लोग हैं वो सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है इस बार। तो सर रामपाल, है। बल्कि कल 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 जो है, कल आप देखिए, संतों ने मार्च किया बंगाल में बीजेपी के सपोर्ट में, ममता बनर्जी के विरोध में मार्च किया है वो। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी के विरोध में मार्च कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट में बीजेपी के सपोर्ट में। कल बाबाओं हाँ, ने मार्च किया बंगाल में। हाँ। तो सर बाबा जी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिरसा में 1.5 लाख वोट का असर पड़ता है। फिर एक गोपाल कांडा है, वो भी बड़े संत महापुरुष हैं गोपाल कांडा। सर। या आप ऐसी ऐसी तीनों स्टोरी आपने उठाई है जो मैंने भुगती है। गोपाल कांडा बाबा रे, उसके जो समर्थक थे वो पीटने को राजी हो जाते थे, मारने को राजी हो जाते थे। गोपाल कांडा नहीं, गोपाल कांड। उसे कांड कहिए, बहुत कांड किए उस व्यक्ति ने। सर वो कांड का प्लूरल कांडा हो जाता है ना। तो सर 1.25 लाख सपोर्टर गोपाल कांडा का भी है। तो और कुल मिला के सर ये चुनाव मोदी का है, तो मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है हर सीट पे। तो सर कुल मिला के सिरसा भी निकल जाएगी, फंसेगी नहीं। चाहे कम मार्जिन से निकले, सिरसा निकल जाएगी। तो कुल मिला के सर हरियाणा में 10-0 है, बाकी किसी सीट पर चर्चा भी करने लायक नहीं है। 10-0। और मार्जिन कितना रहेगा आपको लगता है, जीत का मार्जिन 10-0 का? पिछले सर वाला
2019 से क्लोज फिर फाइट, मार्जिन घटेगा। सुनिए, क्लोज फाइट सिर्फ और सिर्फ सिरसा में देखने को मिलेगी, जैसे पिछली बार रोहतक में मिली थी। इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं होगी जो 1.5, 2, 2.5, 3, 4 लाख, 1.5 लाख से लेके और 5 लाख तक के मार्जिन देखने को मिलेंगे आपको। एक आध सीट पे ज्यादा भी हो सकता है। तो आज 400 पार हो गया, आपको लगता है? सर देखिए, मैं आपको सही बताऊं, मैं पहले दिन से 400 पे फोकस ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो 400 है ये सिर्फ मोदी का जो है साइकोलॉजिकल गेम था, और लोगों को 400 में उलझा के, है, उनको 400 400 बोल के उलझा लो और 272 से उनका फोकस हटा दो। हाँ, सही बात है। और थर्ड फेज में जब तक आया तब उनको याद आया कि यार हम तो इसके गेम में फंस गए। हाँ, थर्ड फेज के बाद इंडिया अलायंस ने इसके खिलाफ। हाँ। सर इससे ये जो 400 वाला जो ट्रैप था ना, इसमें क्या हुआ कि इनके बड़े बड़े नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके कैंडिडेट, इनके वोटर, इनके सपोर्टर और पूरा मीडिया वो 400 में ऐसा उलझ गया कि 400 400 400 400 रटने लग गया। तो पब्लिक ने और कार्यकर्ता ने मान लिया कि अरे यार देखो, जीत तो ये रहा है, मतलब फिर लोग जीत में संशय को भुला बैठे कि 400 नहीं आएगी, 400 नहीं आएगी। फिर लड़ाई इस बात की हो गई, मोदी चुनाव तो उसी दिन जीत गए थे, क्योंकि आपने 272 देखना ही बंद कर दिया, आपका फोकस ही सारा 400 पे हो गया था। जी 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 जी। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आप का समय बहुत ले लिया। क्या हुड्डा साहब की राजनीति हरियाणा में खत्म है? क्या आपको लगता है कि हुड्डा साहब ये चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में हुड्डा साहब से सेंट्रल कमांड की एक तरीके से भरोसा कम होगा? क्या शैलजा बेहतर कुछ कर पाएंगी? क्या शैलजा को ऑफर दिया जाएगा? क्योंकि हुड्डा ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस को पकड़ रखा, जकड़ रखा। सर इस चुनाव की इस हार के बाद कांग्रेस इतनी जर्जर हो चुकी होगी, जैसे वो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो अंतिम सांसें ले रहा है, जिसको जो सिर्फ ठठरी भर रह गया। मैं आपको एक बात बताऊं, इस चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज मुझे देखने को मिली है कि इतना भयानक पोलराइजेशन था कि हुड्डा के पास मुट्ठी भर जाटों, कांग्रेस के पास मुट्ठी भर जाटों के अलावा कोई वोट ही नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं हमेशा से पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि हुड्डा समर्थक जितनी ज्यादा उछल कूद करेंगे, जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, जितना ज्यादा गांव में घूमेंगे, हुड्डा उतना ज्यादा हारेंगे, उतना बुरी तरह हारेंगे। अच्छा, हरियाणा में आपने हरियाणा कवर किया है, तो हरियाणा के लोग ना किलकी मारते हैं, हंसने का एक बड़ा अजीब सा टिपिकल एक तरीका होता है, उसको किलकी मारना कहते हैं। तो हुड्डा समर्थक किलकी बहुत मारता है, और हम लोग एक कहते हैं कि हुड्डा समर्थक की एक किलकी 100 वोट की होती है। हुड्डा समर्थक गांव में किलकी मारेगा, हुड्डा के 100 वोट कम हो जाएंगे। इसलिए हुड्डा को तो हाथ जोड़ लेना चाहिए था कि भैया प्लीज, मैं अपने समर्थकों से हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरे लिए वोट मत मांगो गांव में, क्योंकि हुड्डा समर्थक वोट मांगता है तो वो तो उसके वोट मांगने में भी दादागिरी, गुंडागर्दी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर पूरा का पूरा समाज, जो वो 35 जात वाली पोलराइजेशन की बात है ना, वो पोलराइजेशन जबरदस्त था जी। उसका फायदा मुझे लगता है बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि आप हरियाणा में थे, मैं भी हरियाणा घूमा, लेकिन आपकी जो पकड़ है या हरियाणा या फिर तमाम
जो सतही और जमीनी पकड़ है, बेहतर तरीके से आप चुनाव को समझ पाते हैं। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं राजनीति को जो देश में बेहतर जमीनी ग्रास रूट पर समझ पाते हैं। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पे फिर आपसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे राजनीति के अलग-अलग पहलुओं को। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।